हेलो फ्रेंड्स। बात हो रही थी बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की, तो आज है उसका पार्ट 2। और पार्ट 1 में हमने क्या क्या चीज़ें देख ली थी। हमने कवर कर लिया था कि जब आपके पास कोई प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो उसमें सेल एंड परचेज को कैसे वेरीफाई किया जाता है, क्लाइंट से आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट पार्ट में कवर कर ली थी। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, उसमें हमने ये देखा था कि जब भी आपको सेल टर्नओवर मैच करना हो तो अगर बंदा जीएसटी में रजिस्टर है तो सबसे पहले उसका जीएसटी रिटर्न पूरे साल का 3B GSTR1 वो आप वेरीफाई कर लीजिए, और उसके साथ ही साथ सेल इनवॉइस को भी वेरीफाई कर लीजिए। और अगर जीएसटी में रजिस्टर नहीं है तो सिर्फ सेल इनवॉइस को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको बैंक स्टेटमेंट भी चेक करना है। कहीं ऐसा ना हो कि सेल की वैल्यू जीएसटी में कुछ और आ रही है और बैंक स्टेटमेंट में पैसा उससे कहीं ज्यादा आ रहा है या बहुत कम आ रहा है। तो अगर कोई डिफरेंस है तो वो आपको क्लाइंट से कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद हमने ये देखा था कि परचेज को कैसे चेक करना है, कैसे वेरीफाई करना है। तो हमने ये देखा था कि GSTR 2B और 2A ये आपको वेरीफाई कर लेना है, साथ ही साथ परचेज के बिल वेरीफाई कर लेना है, एंड सेल की तरह परचेज को भी आपको वेरीफाई करना है बैंक स्टेटमेंट के साथ। तो ये चीजें तो हमें वेरीफाई करनी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो 26AS एंड AIS और TIS को भी आपको वेरीफाई करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ये AIS TIS क्या होता है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूं। मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जब भी आपको सेल वैल्यू चेक करनी है तो जीएसटी रिटर्न हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गए, सेल इनवॉइस और 26AS और AIS भी आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। अगर कहीं पर भी कोई डिफरेंस है किसी भी फिगर में तो वो आपको क्लाइंट से कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी, आगे चलें। आज बात करते हैं एक्सपेंस मैनेजमेंट की, और ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया हो सकता है। यहीं पे सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होता है, और कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जब हम बैलेंस शीट फाइनलाइज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो कौन कौन से खर्चे, कितने कितने खर्चे हम दिखा सकते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आप कभी भी एक्सपेंडिचर को कैसे वेरीफाई करेंगे, उसके सपोर्टिंग वाउचर से। तो आपको क्लाइंट से ये हमेशा बोलना है कि जो एक्सपेंडिचर आप क्लेम करना चाहते हैं उसका सपोर्टिंग वाउचर आपके पास होना चाहिए। तो आपको सपोर्टिंग वाउचर्स जरूर से 100% बेसिस पे उसको आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई बोगस एक्सपेंस तो नहीं पड़ा हुआ है। तो सपोर्टिंग वाउचर्स आपको जरूर चेक करना चाहिए। उसके अलावा जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है 10,000 रुपए की कैश लिमिट। 10,000 से ऊपर कोई भी एक्सपेंडिचर आप कैश में नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इनकम टैक्स कोर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, और उसके अलावा भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि 10,000 से ऊपर कैश में एक्सपेंडिचर डिस अलाउ हो जाते हैं। दूसरा, जो एलिजिबल एक्सपेंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, जैसे सैलरी हो गया, कोई कमीशन हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट, आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट फीस दी है, प्रोफेशनल फीस दी है, इन शॉर्ट जिन जिन पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए तो वो भी आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि उन एक्सपेंडिचर के ऊपर टीडीएस प्रॉपरली डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। सर ये क्यों चेक करना है? क्योंकि 30% एक्सपेंस, सपोज आपने 1 लाख रुपए सैलरी दी और उसके ऊपर आपने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया, तो होगा क्या, 1 लाख का 30% यानी कि 30,000 डिस अलाउ हो जाएगा। तो कोई भी एक्सपेंडिचर है जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था बट नहीं हुआ है तो उसको आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, क्योंकि सरकार उसमें से 30% आपको डिस अलाउ कर देगी। ठीक है सर। इसके अलावा जितने भी खर्चे अगर वो 10,000 से ऊपर है और आपने कैश में कर दिए और ये प्रूव हो जाता है तो वहां पर भी आपको हो जाएगी बहुत दिक्कत, वो भी हो जाते हैं डिस अलाउ। तो इन बातों पर ध्यान रखना है जब आप एक्सपेंडिचर क्लेम करेंगे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। अच्छा सर, अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन की कि सर एक्सपेंडिचर में खेल कैसे होता है। अब देखिए, हमेशा रिकमेंडेड क्या है, आप जब भी कोई भी एक्सपेंडिचर क्लेम करें तो वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसके सपोर्टिंग वाउचर्स होने चाहिए, सारे के सारे जो रूल्स एंड प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स के, अकाउंटिंग के, वो आपको फॉलो करने हैं। लेकिन कुछ लोग करते क्या हैं, आइए वो बात करते हैं, कैसे रूल का गलत फायदा उठाते हैं।
ये देखिए, ये एक सपोज प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। अब आप इसमें देखो कितना आ रहा है प्रॉफिट। सर प्रॉफिट आ रहा है 5,52,000। अगर मैं इस पे निकालूं टैक्स तो कितना टैक्स बन जाएगा? सर इस पे टैक्स करीब बन जाएगा, मैं अप्रॉक्स निकाल रहा हूं, इसका तो अपन ले लेंगे 20%, जो हो जाएगा करीब 10,000 और 12,500। तो मैं इसको अगर ऐड कर लूं तो अप्रॉक्सीमेट 23,000 का मुझे टैक्स यहां पर पे करना पड़ सकता है। इसके बाद सेस वगैरह आप ऐड कर लेना, मतलब 23,000 का टैक्स आ रहा है। तो अब लोग क्या करते हैं कि यार ये टैक्स मुझे बचाना है। कई बार क्लाइंट ऐसे भी आएंगे आपके पास, क्लाइंट कहेगा कि बॉस मुझे टैक्स नहीं पे करना है, और ये जो प्रॉफिट है ना, अगर ये 5 लाख के अंदर चला जाए तो कोई टैक्स नहीं आएगा, बिकॉज हमें पता है 5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो लोग गलती क्या करते हैं, बोगस एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। लॉ के साथ छेड़छाड़ कैसे करते हैं? भाई हमें क्या पता है? सर हमें पता है कि 10,000 के ऊपर का जितना भी एक्सपेंडिचर है वो हो जाता है डिसअलाउ। तो हम एक दिन में एक पर्सन को एक बिल के अगेंस्ट में 10,000 से ज्यादा कैश नहीं दे सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अलग अलग डेट के अलग अलग इनवॉइस। कोई भी किसी भी जैसे एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, ये हो गया एडवर्टीजमेंट। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सर 2 अप्रैल 2022 को हमने दिखा दिया 8,500 रुपए का खर्चा। फिर हमने 13 मई 2022 को दिखा दिया 6,000 का खर्चा। फिर हमने क्या किया, जून के किसी भी डेट में हमने क्या किया, एक और खर्चा दिखा दिया सर, वो भी दिखा दिया 7,500 रुपए का। फिर हमने जुलाई के मंथ में हमने एक और एक्सपेंडिचर दिखा दिया सर। इस तरह करते करते हमने अलग अलग डेट पे अलग अलग 10,000 के नीचे कई सारे बोगस इनवॉइस क्रिएट कर लिए। सर कितने के इनवॉइस ये हो चुके हैं, इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं, तो ये हो गए हैं 55,800, ठीक है। और इसको थोड़ा सा एक एक्सपेंडिचर और मिला लेते हैं सर। यहाँ पर हमने एक और इनवॉइस क्रिएट कर लिया 8,300 का, और ये हो गए हमारे कितने खर्चे, ये हो गए हमारे 64,100। अब अगर मैं इसको यहाँ ऐड कर देता हूं, ये बोगस एक्सपेंडिचर को अगर मैं यहाँ ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा, तो ऐड करते ही ये हो गया 79,100। और आप देखो ये जो नेट प्रॉफिट है हमारा, ये 5 लाख के नीचे चला गया, और हमें पता है 5 लाख के नीचे कोई टैक्स नहीं होता है। तो हमने कितना टैक्स बचा लिया, 23,000 का टैक्स हमने सेव कर लिया। अब क्या होगा, हमारे पास नोटिस आएगा, तो हमसे पूछा जाएगा आपने ये खर्चे कैसे करे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सर ये सारे खर्चे तो हमने कैश में किए हैं, और कैश का 10,000 से ऊपर डिसअलाउड होता है, नीचे तो डिसअलाउड नहीं होता है। अच्छा, अलग अलग डेट के बिल बनाना भी बहुत इजी होता है, तो वो बिल बन जाते हैं। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, बोगस इनवॉइसेस क्रिएट करके भी टैक्स सेव करते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज आज के टाइम में क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत इजी होता है। अगर आपने ऐसे मान लीजिए इनवॉइस क्रिएट कर भी लिया, तो हो सकता है आपने जिसका इनवॉइस बनाया है, पूछा जाएगा क्या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर वो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो भी उसके साथ कम्युनिकेशन हो सकता है कि आपने इनको कोई सर्विस दी है, कोई गुड्स दिया है, आप अपना इनवॉइस दिखाइए, आप अपनी इनवॉइस बुक दिखाइए। तो कभी भी क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया तो आप फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा टैक्स बचाने के चक्कर में हो सकता है आप बोगस इनवॉइस या बोगस एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर लें। थोड़ा सा टैक्स बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा कोई झोल झाल हो जाए। तो इस तरह के जो खेल होते हैं ना, इनसे आप दूर रहिए। जो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हैं वो आप क्लेम करिए। मैंने आपको बता दिया उसमें क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको क्लाइंट को सामने बैठ के कंफर्म करना है। पहला, क्या क्लाइंट के पास सपोर्टिंग वाउचर्स हैं तो अच्छी बात है। कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो उसने 10,000 से ऊपर किए हुए हैं, जो अदर देन अकाउंट पे चेक या फिर अदर देन ऑनलाइन है, मतलब कैश में, वो आपको चेक करना है। अगर कोई है तो आपको क्लाइंट को बताना है कि ये डिसअलाउ हो जाएंगे। और अगर कोई ऐसा पेमेंट है, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसके ऊपर टीडीएस का डिडक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ, वो भी आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। इस तरीके से आपको सेल, परचेज एंड एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें आपको वेरीफाई करनी है, मैनेज करनी है।
क्लाइंट को सामने बैठाकर इस तरीके से आपको उसके साथ डिस्कशन करना है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बैलेंस शीट में जो क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि सर ये जो सन्ड्री डेटर्स होते हैं, है ना, और जो क्रेडिटर्स होते हैं, ये जो स्टॉक होता है, इसको कैसे वेरीफाई किया जाता है, बैलेंस शीट को कैसे वेरीफाई करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल CA Mitra 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।